वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ पर मुनक़ता हुआ था और डॉक्टर ज़ीशान कामिल से पूछते हैं कि उन बच्चों को जिनको बचपन में चोट लग जाती है उनका किस तरह तरीका इलाज होता है। जी डॉक्टर साहब। हाँ, तो जिस तरह मैं आपको बता रहा था ब्रेक से पहले, वो ये था कि जी हम मरीज़ का एक कॉमन सवाल होता है कि डॉक्टर साहब जब आप पत्थर की आँख लगाएंगे ऑपरेशन के बाद, क्या वो असली आँख की तरह घूमेगी नहीं घूमेगी। तो बेसिकली हमें ये देखना होता है कि जो चोट लगी है उस चोट की एक्सटेंट कितनी है, उसमें वो आँख को घुमाने वाले मसल्स डैमेज हुए हैं या नहीं हुए। तो हमारी जो पहली कोशिश होती है कि अगर हम आँख पूरी निकाल रहे हैं या जब आधी निकाल रहे हैं तो मसल तो 80-90% चांस होता है कि हम प्रिजर्व कर लेते हैं और उसमें बॉल डाल के इम्प्लांट डाल के वो बाद में आँख घूमने लगती है। लेकिन जहाँ ताल्लुक ये होता है कि हम पूरी आँख उसकी निकाल रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जितने मैक्सिमम मसल हम बचा सकें मसल हम पहले करते हैं सेपरेट, फिर आँख का गोला निकालते हैं और उसके बाद अंदर आँख के गोले के नीचे चर्बी अल्लाह में रखी होती है जी। तो यह तो अगर हमने प्लान ये होता है कि अगर हम उसमें सिंथेटिक इम्प्लांट डाल रहे हैं तो फिर हम उसके अंदर मसल्स को इस इम्प्लांट के अंदर हम टाई कर देते हैं ताकि वो इम्प्लांट जब घूमेगा तो ज़ाहिर है उसके बाहर लगी हुई आँख भी घूमेगी। और जब हम इम्प्लांट नहीं लगा रहे होते हैं कुछ केसेस के अंदर तो आपकी जो बॉडी है, मतलब आपकी समझिए कि टांग के पीछे से हम थोड़ा सा फैट का पार्ट अलॉन्ग विद ऊपर की स्किन का पार्ट लेके उसको हम शेप करके तैयार करके उस जगह को फिल आउट करते हैं ताकि हमारे कुशनिंग इफेक्ट हो जाए। तो हम जो है हमने थोड़े से टेक्निक मॉडिफिकेशन की है अपने तौर पे हम लोगों ने, तो उसमें हम मसल्स को साथ में लगा देते हैं फैट के। ठीक है। तो फिर जब मसल घूमते हैं तो फैट भी घूमता है, तो जब फैट घूमेगा तो फैट के ऊपर फिर हम एक आर्टिफिशियल आई जो दूसरी आँख से मैच कर रही होती है वो पेशेंट बनवा लेता है और उसके बाद वो आँख जो है क्लोजेस्ट पॉसिबल समझ लीजिए कि 19-20 का फ़र्क भी शायद नहीं रहता, फिर वो इसी तरह से आँख मूव भी कर रही होती है दूसरी आँख की तरह से और सिर्फ दिखा नहीं रही होती है आपको। अच्छा। लेकिन चेहरे का जो कॉस्मेटिक इम्पैक्ट है वो एक्सेप्टेबल हो जाता है मरीज़ के लिए भी और सामने वालों के लिए भी, तो उसके जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बेहतर हो जाता है। तो ये इस तरीके इस इलाज के लिए पहले क्या लोग बाहर जाया करते थे पाकिस्तान से? देखिए पहले इसके लिए लोग बाहर जाया करते थे, यहाँ भी कुछ लोग किया करते थे, मगर उसमें इतनी रिफाइनमेंट नहीं थी। अच्छा। बस आँख में चोट लग गई, बस आँख सूख गई, पत्थर की आँख लो लगा लो। अब पत्थर की आँख लग रही है, कभी गिर रही है, कभी उसके नीचे से पलकें चिपक गई। अब डिपेंड करता है ना आपको चोट लगी है। अगर चोट किसी केमिकल से लगती है तो वो केमिकल के इफेक्ट ज़िंदगी में तंग करते हैं इंसान को, तो आपकी पलकें चिपकती रहती हैं, वो पत्थर की आँख बाहर गिरती रहती है। आपको चोट किसी शार्प चीज़ से लगी है तो उसमें केमिकल का इफेक्ट नहीं होता, तो वो फिर भी वो आँख पत्थर की आँख को संभाल लेता है आपका सॉकेट। लेकिन केमिकल वाली जो इंजरी होती है ना वो बड़ी ख़राब होती है, उसके लिए बेसिकली आपको उसके फॉर्निक्स भी बनाने पड़ते हैं। तो वो एक पेचीदा किस्म का अमल है जिसकी पहले पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस और इतनी ट्रेनिंग नहीं थी। अब ज़ाहिर है लोग सीख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। कॉस्मेटिक ज़ाहिर आप देखें ना दुनिया में ग्लैमर और कॉस्मेटिक हर चीज़, मेरा चेहरा ऐसा हो, मेरा सब कुछ ऐसा हो, तो वो कॉस्मेटिक इम्पैक्ट हर जगह है। इसीलिए इसका नाम समझ नहीं ऑक्यूलोप्लास्टी है, मतलब आँख और इसके अराउंड की प्लास्टिक सर्जरी। हमें चेहरा अपना खूबसूरत बनाना है, नॉर्मल एक करीब तरीन लेके आना है। जी जी। कुछ लोग तो है ना कि जी जिस चेहरे को नाक के ऊपर कर लो, आँख के ऊपर कर लो, यहाँ तो वो पेशेंट है जो डिप्राइव्ड है, चोट लग गई, चेहरे की साख खराब हो गई, अब आपको उसके चेहरे को पुराने चेहरे के करीब तक लेकर आना है। ठीक है, ये होता है। डॉक्टर कलर कुर्बान साहिबा, मैं पूछूंगा कि सर ने जो बताया अभी कि आँखों के इर्द गिर्द के मुख्तलिफ अमराज को ठीक करते हैं हम, तो वो कौन कौन से अमराज शामिल हैं इस सर्जरी के उसमें? देखिए हमारी आँखों के अतराफ स्ट्रक्चर्स बहुत सारे हैं और ऑर्बिट एंड ऑक्यूलोप्लास्टी सर्जरी के अंदर जैसे हमारी पलकें, हमारी पलकों के अलावा हमारी आंसू की नाली जो हमारी नाक के अंदर जा रही होती है, हमारी पलकें हो गई। उसके अलावा हमारे आईब्रोज, जैसे हमारी अगर आईलिड है ड्रूप कर गई, हमारे आईब्रोज हैं, उसके नीचे फैट, बहुत से लोगों की जो आंखें सूजी हुई होती हैं पूरा और फैट उनका बाहर निकला हुआ होता है, ये सारी चीज़ें। कोई चोट लग जाना, पलकों का अंदर या बाहर चले जाना, जिसमें पलकों की जो आपकी पलकें होती हैं वो आपके ग्लोब को टच कर रही होती हैं, बिल्कुल बाहर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं। इसके अलावा कोई आपके चोट लग गई, मल्टीपल आपकी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं जो कि कॉस्मेटिकली इतनी अपीलिंग नहीं होती, तो वो सारे अमराज उनको ट्रीट करना इसके अंदर। तो ये एंट्रोपियन और एक्ट्रोपियन क्या होता है उसका? देखिए एंट्रोपियन ये होता है, एंट्रोपियन मतलब कि आपकी जो पूरी आईलिड है वो अलॉन्ग विद योर आई लैशेज अंदर की तरफ टर्न हो जाए, एंड एक्ट्रोपियन इज योर आईलिड
अलॉन्ग विद योर लैशेस बाहर की तरफ मुड़ जाए। इसके भी मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि बताया डॉक्टर ज़ीशान ने कि इसमें आपका कोई केमिकल इंजरी हो जाए, कोई बर्न इंजरी हो जाए। हमारे यहाँ एसिड विक्टिम्स जैसे बहुत होते हैं, तेज़ाब मुँह पे फेंक दिया, तो जब वो खाल सिकुड़ती है तो वो अपने साथ पलकों को बाहर की तरफ, पूरी आईलिड को बाहर की तरफ, और अगर आँख के अंदर गिरा हो तो आईलिड को अंदर की तरफ खींच लेती है। इसी तरह अगर कोई मसल पैल्सी, कोई नर्व, कोई स्ट्रोक कि इसी चीज़ का मसला हुआ हो तो वो भी आपकी पलकों को अंदर या बाहर की तरफ ले जा सकते हैं। तो नर्व डैमेज से भी हो सकता है? नर्व डैमेज से भी आपके हो सकता है, और नर्व डैमेज से आपकी एक और चीज़ जो कि आपके पलकों का नीचे गिरना, जिसे ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स या टोसिस कहते हैं, वो भी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। ये भी ऑक्यूलोप्लास्टी के अंदर आता है। तो उसको भी ठीक करते हैं? और जी बिल्कुल, इसका ट्रीटमेंट देखिए, अगर टोसिस है, टोसिस पे डिपेंड करता है। टोसिस मतलब ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स का जो इलाज है वो डिपेंड करता है, अगेन जैसे हमने बताया, आंखों का टेढ़ापन। हम देखते हैं कि पहली बात बच्चों में है या बड़ों में है, दोनों के रीजंस डिफरेंट हैं। ठीक है, अगर बच्चों के अंदर है तो उसके भी मल्टीपल कॉजेज होते हैं, एंड देन अकॉर्डिंग टू कॉज ट्रीट किया जाता है। सर्जिकल इंटरवेंशन इज ऑब्वियसली द प्राइमरी, जिसमें हम बच्चों को अगर दिखने में मसला हो रहा है, उनकी एक आंख फोकस कर रही है, एक आंख फोकस नहीं कर पा रही, उस ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड्स की वजह से भी आंखों में भेंगापन आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी एक आईलिड गिर रही है तो आपकी वो वाली आंख तो फोकस ही नहीं कर पाएगी कि उसका लेवल ऑफ ड्रूपिंग कितना है, कितना वो नीचे की तरफ आ रही है। और अगर वो इतना नीचे आ रही है कि हम लोग उसको टेपिंग से, जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि आप टेपिंग कर लें, टेप लगा के अपनी आईलिड को ऊपर कर लें, या फिर कोई ग्लासेस ऐसे देते हैं जिसमें क्रचेस लगे हुए होते हैं जो आपकी आईलिड को ऊपर लिफ्ट कर लेते हैं। अगर उससे भी ट्रीटेबल ना हो, बिकॉज ये टेम्परेरी है, तो फिर हम परमानेंट में सर्जरी की तरफ जाते हैं, जिसमें हमें सर्जिकल इंटरवेंशन करनी होती है। ये बच्चों और बड़ों में दोनों में सेम तरीके की होती है। इसके अंदर या तो हम लोग सिंथेटिकली, हम लोग जो मसल्स हमारी आईलिड की जो ख़राब हुई हुई है उसको हम अपनी जगह से हटाकर सिंथेटिक, या तो हम कोई सिलिकॉन ट्यूब लगा सकते हैं, या अपनी ही टांग से हमारे एक फेशिया होता है वो हम निकाल के अपनी आंख में लगा के आईलिड को लिफ्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आईलिड्स की ऑब्वियसली एक्सरसाइजेस होती हैं, जिसमें बच्चों को कहा जाता है कि एक्सरसाइज करें, जिसमें आंखों को भींचना और अपनी आंख को दूसरी आंख के मुताबिक बराबर करने के लिए। इसी तरह एंट्रोपियन और एक्ट्रोपियन के अंदर भी यही होता है कि अगर आंख बाहर की तरफ चली गई है तो उसका कॉज क्या है, और अंदर की तरफ चली गई है तो उसका कॉज क्या है। अकॉर्डिंग टू कॉज, अगर आपका फॉर एग्जांपल केमिकल या बर्न इंजरी है तो हमें सर्जरी करने से पहले उस स्कार टिश्यू को रिमूव करना होता है, ताकि अगर हम उसकी फॉरेन सर्जरी कर देंगे तो वो स्कार टिश्यू इज प्रेजेंट ओवर देयर, इट विल रिकर, वो वापस से उस चीज़ को दोबारा कर देगा। तो हमें पहले उस स्कार टिश्यू को निकालना होता है। निकालने के बाद वी नीड टू सी कि वो कितना ज़्यादा स्कार टिश्यू है। अगर ज़्यादा टिश्यू हमने निकाल दिया है तो ऑब्वियसली उसकी रिप्लेसमेंट के लिए हमें कहीं से ग्राफ्ट भी लगाना होगा। तो वो हम अपने ही जिस्म का लेके, जिस्म के बहुत सारे हिस्से होते हैं जहाँ पे अल्लाह मियां ने हमें दिया है एक्सेसिव स्किन, जहाँ से हम लेकर वहाँ पे लगा सकते हैं ताकि वो एक्सेसिव स्किन से वो बराबर हो जाए। फिर उसके बाद हम आँख को अंदर या बाहर की तरफ जो उसकी सर्जरीज होती हैं, स्पेसिफिक सर्जरीज, हम वो करके ठीक करते हैं। और ये हर आई सर्जन नहीं कर सकता, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल ऑक्यूलोप्लास्टी में जो ट्रेंड लोग हैं वो ही इस चीज़ को कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे, क्योंकि आप फीमेल हैं तो मैंने ये अक्सर देखा ख़वातीन जो है ना, आँखों की खूबसूरती के लिए या कुछ ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स के लिए ककम्बर लगाती हैं, अपनी आंखों पर लेके बैठी रहती हैं और समझती हैं कि इससे ठीक हो जाएगा। क्या ये मुमकिन है? देखिए, क्यूकम्बर का ड्रूपिंग ऑफ आईलिड से तो कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ऑब्वियसली उसका जो एक कूलिंग इफेक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके डार्क सर्कल्स या थकान दूर करने के लिए होता है। उसका एज ड्रूपिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स के लिए तो सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें कि आप या तो टेपिंग कर लें, या आप क्रच ग्लासेस पहन लें, या फिर आप सर्जिकल इंटरवेंशंस की तरफ जाएं। फीमेल्स ऑब्वियसली कॉस्मेटिकली ज़्यादा कंसर्न्ड होती हैं, तो इसीलिए हम लोगों का काम ये है एज एन ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन, जो हम लोग डिफरेंट काम करते हैं दूसरे सर्जन से, वो ये कि हम चेहरे पे हमारी रिलैक्स्ड स्किन टेंशन लाइंस होती हैं। हमारा चेहरा बिल्कुल प्लेन नहीं है। अल्लाह मियां ने हमारे चेहरे पे लाइंस दी हैं, जैसे हमारे हाथों पे लाइन है, हमारे झुर्रियाँ एक हिसाब से पड़ती हैं, जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट हो वो मूवमेंट हमारी एक लाइन क्रिएट कर देती है। तो हम उस लाइन को मद्देनज़र रखते हुए उस लाइन में इंसिजन देते हैं, उस लाइन के थ्रू हम सर्जरी करते हैं, ताकि जब हम उसको सूचर बैक करें तो जो उसका स्कार या जो भी मिनिमल स्कारिंग हो वो उस लाइन के अंदर ही दब जाए, वो चेहरे पे वाजे नहीं होती। तो इसीलिए ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन का जो सर्जिकल आउटकम है, जो एस्थेटिक आउटकम है, दैट इज़ अ बिट सुपीरियर कंपेयर टू अदर सर्जन्स, क्योंकि हम लोग ये स्किन टेंशन लाइंस एंड रिलैक्स टेंशन लाइंस के अकॉर्डिंगली इंसिजन्स अपने, यानी कि जो हम काटते हैं स्किन को वो उसके हिसाब से काटते हैं। बिल्कुल कोई निशान पड़ा उसको सीधा नहीं काट देते, पूरा एक डिज़ाइन, एक फैशन होता है अकॉर्डिंग टू दोज लाइंस जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो सर्जिकल आउटकम्स हैं वो बहुत far more superior compared to the other surgeons. अच्छा, ये आम जो आई सर्जन होते हैं
वो इस तरह की सर्जरी कामयाबी से नहीं कर पाते। अब उनके पास सिर्फ कैटरेक्ट रह गया है या ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट रह गया है, बाकी तमाम आ गए हैं ऑक्यूप्लास्टिक सर्जरी में, है ना। देखिए इसके अंदर क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, देयर इज़ लाइक अ प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन गो फॉर। और इसमें हमारी आँख में चूँकि मोतिया ग्लोकोमा तो ऐसी चीज़ है जो कि शुरू से चलती आ रही है। अब चूंकि लोग इस चीज़ से अवेयर हो रहे हैं, बाहर से ये चीज़ समझ के आए हैं, यहाँ पर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं, इसी वजह से लोग इसकी तरफ ज़्यादा माइल हो रहे हैं, क्योंकि इसमें आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है और इंसान को फिर उसका रिजल्ट जो आउटकम है वो भी फौरी तौर पर मिल जाता है। फौरी तौर पे जैसे अगर आपके पेशेंट का कोई स्कार टिश्यू है, कोई उसकी आईलिड ड्रूपिंग है, आंखों का भेगापन है, अगले दिन से उस बंदे को नजर आ जाता है कि मेरी आंख सीधी हो गई, ड्रूपिंग आईलिड वापस से अपनी जगह पे चली गई, स्कार टिश्यू चला गया। तो जब उसको फौरी तौर पे रिजल्ट मिलता है तो उसको खुशी होती है और यही हमारे लिए एक बहुत सक्सेस। फौरी तौर पे से मतलब क्या कि वो एक सेशन में इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा? देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका सिंगल सेशन में भी हो सकता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे भेंगापन, अगर आपका भेंगापन बहुत ज़्यादा डिग्री का है तो उसमें हो सकता है कि आपको 2 से 3 सेशंस की ज़रूरत पड़े, या हो सकता है आपका एक ही सेशन में हो जाए। क्योंकि कैटरेक्ट जो है वो तो आजकल 2 घंटे में हो जाता है और पेशेंट घर पे आ जाता है, कोई पहले जैसी परेशानी नहीं होती। तो इसमें शायद मेरे ख्याल से था कि सेशन ज़्यादा होते हैं और एक लंबा ट्रीटमेंट चलता है। देखिए अब वही बात है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अगर आपको एक कॉस्मेटिक ब्यूटी चाहिए, एस्थेटिक आपको बहुत अपना खूबसूरत चाहिए, देन यू नीड टू बी पेशेंट। हमारी सर्जरी में सारा काम पेशेंट्स का है। अगर आपके पास पेशेंस है देन यू कैन गेट गुड रिजल्ट्स। मतलब आप एक चीज़ पे डिपेंड मत करें कि आप आए और एक मिरेकल हो गया और बिल्कुल आप सही होके चले गए। इसमें हम बहुत सी चीज़ों को टेक केयर करते हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू योर स्किन टेंशन लाइन्स, अकॉर्डिंग टू योर फॉलोअप्स, कि अगर आप हमारे साथ कंप्लायंट रहें, फॉलोअप करें हमारे साथ सही तरीके से, तो फिर हम इस चीज़ को बहुत बेहतर बना सकते हैं मल्टीपल सेशंस में रादर देन के एक सेशन में इसका रिजल्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो हमारे इर्द गिर्द झुर्रियाँ होती हैं चेहरे की, पेशानी पर भी और आँखों के इर्द गिर्द भी, तो ये क्या मुमकिन है? लेकिन मैं ये इसका जवाब आपसे ब्रेक के बाद लूँगा। नाज़रीन, हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और मज़ीद दिलचस्प सवाल बाकी हैं, इसलिए आपने कहीं नहीं जाना। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक।